नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 6 सभी समाधान के साथ चर्चा। इकाई 1 विविधता अध्याय 1। इकाई 1 विविधता। पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसे सभी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? यह हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया का स्त्रीलिंग और रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। शिक्षा में लड़कियों के सम्मान स्थान और अवसर मिले इसके लिए कोई स्तर पर प्रयास किए जा रही है। एक तरीका ये भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तक को देखें तो उनमें पढ़ने वाले का हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूप का ही प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल हो। यहाँ हमने भाषा की उस परिपाटी को बदलाया है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठकों में भी स्त्रीलिंग रूप में का प्रयोग किया है। विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ का नज़र दोहराइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? उस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोगों एक दूसरे से कोई मामले में भी भिन्न होती है। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वो अलग अलग क्षेत्रों में भी आती है। उनके धर्म, रहन सहन, खाना पीना, भाषा, तैयारी आदि भी भिन्न होती है। ये विभिन्नता हमारे जीवन का कोई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इस विभिन्नताओं के कारण भी भारत का विविधता है। विविधता या अनेकता हमारा जीवन का किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत उतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का भी भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपके उम्र के 3 बच्चे ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्सों में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा है? हो सकता है कि आपका चित्र उन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना का तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप रंग, खाना पाना आदि में भी विभिन्नता है। अपने बारे में निम्नलिखित तो जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय में आप पहनना पसंद करता है। मैं घर में आप क्या खाना किस भाषा में बात करते हैं? मेरा पसंदीदा खेल क्या है? मुझे देश के बारे में किताबों में पढ़ना पसंद होता है। आप लोगों का क्या पसंद है? ये देश फिलअप करके आप कमेंट सेक्शन में भी हम लोगों को के साथ साझा कर सकते हैं। अपने अध्यापिका के सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसे साथी भी है जिसके सूची आपके सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं है। हालांकि ऐसा होगा कि कोई साथियों के कुछ जवाब आपको जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपको जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितने भाषाओं बोलती है? उनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कोई मामले में आप अपने साथियों में की तरह है और कोई मामले में आप उनसे बिल्कुल अलग है। दोस्त करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्त करना आपको लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दिए गई कहानी पढ़ें और उस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे के लालबत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल में गुजरता वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहरे हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियाँ और हिंदी अंग्रेजी को मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहा। उस बारे में पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा और उसका मुंह फूला का फूला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार का ऐसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वो रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बारे में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी थी। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता सब्जेक्ट क्या होता है? वो कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर से गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने गया। अगले दिन वो फिर से वहाँ पर था। वो मुस्कुरा रहा था और मेरे तरफ हिंदी के अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसके ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसे लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्दों का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वो उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बढ़ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गई हो?
कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बातों को बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरे साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारे माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर वो तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चला पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसके आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नई चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिलिंग चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसके चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगे में बहुत लोगों मारे गई है। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियाँ की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वो बोला और पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसके आंखों भर के आई और जब मैंने उसके कंध पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? आप कमेंट में साझा करिए। अगले दिन वो चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वो दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता है मेरा समीर दो आखिर कहाँ है। पहली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स स्ट्रेट्स पर आधारित। यहाँ समीर एक अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है और समीर दो हिंदी बोलती है। हालांकि दोनों की भाषा अलग अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाई। उन्होंने उसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो एक धार्मिक और व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्त हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खाना पाना, पहना, धर्म, भाषा आदि को ये भिन्नताई विविधता के पहलू है। अपना विविधता धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कोई अन्य मामले में भी एक दूसरे से अलग थे। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हैं। समीर एक और समीर दो, क्या आप ऐसे किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती है जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग है, और उसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। उदाहरण के लिए, समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की और भी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपको संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और उनके भोजन, घर और कपड़े का जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। इसलिए गरीब और अमीर के विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। उस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया और उस बंटवारों का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, और लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसी बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हारी होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान की हासिल करना जरूरी नहीं समझा था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ोगी। विविधता हमारे जीवन के कैसे समृद्ध करते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपके शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहारों मनाए होगी और उनके कपड़े पहनकर देखे होगी, और थोड़ी बहुत उनका भाषा भी सीखी होगी। कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी के पढ़ने से हमेशा खुशी मिलता है और उसके पढ़कर ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नई नई विचार मिलती है। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो विभिन्न स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन और काल्पनिक से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्हें जानवरों के दोस्तों व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी, और कुछ लोग न
रानियों के वीरतान पर कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए और स्कूल और दोस्तों के मधुर यादों को निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानियों या कहानी सुनाने वाली का ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी के पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल साफ चिट्ठी खेल से ही अपना मनोरंजन करती है। ऐसे जगह रू रहकर वो कैसे कहानी लिखेगा। भारत के विविधता का देश है। हम विभिन्न भाषाओं बोलती है और विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहारों मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सच्चे तो वास्तव में हम एक ही तरह की सोच करते हैं कि केवल हमारे करने का तरीका अलग अलग है। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वो पानी के जहाज़ में घोड़ा या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर यह यात्राओं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए भी जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोगों नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहरा जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कोई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वो नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्धों के कारण खोज छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में पुराने दौर पर ही चल रहते थे। इस तरह का उनके भाषा और भोजन, संगीत, धर्म आदि के नई और पुराने का मिश्रण होते रहता था और उनके सांस्कृतिक और नई जगह के सांस्कृतिक में आदान प्रदान होते और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिला जुला संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हम पता चलेगा कि किस तरह का विभिन्नता सांस्कृतिक प्रभावित ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कोई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार लोगों अलग अलग तरह का भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार का सामंजस्य बढ़ाते हैं, उससे भी विविधता का उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्रों के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क हो। न केवल वहाँ के लोग का कपड़े और खाना पाना की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेगा वे भी अलग अलग होगी। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले हो अपना सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे उन सब चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझे कि कोशिश करें कि किस क्षेत्रों की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्रों में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष के काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है और इस क्षेत्रों में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलते वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म के बकरी पालते हैं जिससे पश्मीनी ऊन मिलते हैं। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीनी शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उस ऊन का इकट्ठा करके कश्मीरी के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर में यह पश्मीनी शॉल बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थों जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का चोना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने के ये मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुई। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कोई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यह काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशमी, दरिया और आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्तों ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचता। लद्दाख के छोटा तिब्बत भी कहते हैं।
करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों के इस्लाम धर्म से परिचित हुए और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मासिक संग्रह और तिब्बत का ग्रह केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप में मुसलमान और बुद्ध होने ही लोग के गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। उन पहाड़ियों पर विविधता प्रकार का मसाला जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती है। उन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षित होता है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापार केरल आए। ऐसे माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत शम्स लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं जाता है। अरब से कोई व्यापारी यहाँ आकर बस गए और इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपनी यात्रा वृत्तांतों में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय यहाँ का बड़ी इज्जत थी। डी गामा पानी के जहाज़ से वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं और जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म का शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों जैसे हू मिलती है और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं और उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात के ओर इशारा करते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। केरल का उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ का अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वही हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में भी एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों के चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल के भौगोलिक स्थिति ने मसालों के खेती का संभव बनाई, वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों के अपने और खींचा। इस तरह का पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता जाता है। विविधता सांस्कृतिक योग का भी प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने का हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नई क्षेत्रों का हिस्सा बन जाती है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं का घुल मिल हो जाते हैं। विविधता में एकता। भारत का विविधता या अनेकता का उसकी ताकत है, स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत का पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्रों का महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजी को खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत की स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे और उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। इकट्ठे जेल गई और अंग्रेज का अलग अलग तरीका और उनसे विरोध किया। अंग्रेज ने सोचा था कि वो भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और उस तरह उनका राज चला रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वो एक दूसरे से चाहे तो कितने भी भिन्न है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाले लड़ाई में वो सब एक थे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना, सैयद ने हमारा चुन चुन के फूल तोड़ा, बिराना उस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के चिए जलिया बाग में हम, सोनी परी कब्र में दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहुत हो एक रंग में दामन भीगी के जाना। दिन खून के हमारे कुछ जेल में पड़े हैं और कुछ कब्र में गरे हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। भारतीय जननाट्य संघ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। उस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चला दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों का
प्रश्नपूर्ण नीति और विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों को जाने गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हें शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रहते हैं। क्या आप भारतीय झंडे का कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों का खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किताबों भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता ही कोई बाहर से छिपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहीर है, जिनके अंदर अलग अलग तरह का विश्वास और प्रथाओं के शिकार करने की भावना है और उसमें विविधता के पहचाना और प्रत्याशित किया जाता है। यह नेहरू ही है जिन्हें भारत का विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्त है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की एक सूची बनाइए। उनमें से कौन सा उत्सव विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक समुदाय या सदस्यों के द्वारा साझा किया जाता है? उत्तर, हमारे इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों है नए साल का दिन 1 जनवरी, दिवाली अक्टूबर नवंबर माह में होता है, क्रिसमस 25 दिसंबर, होली मार्च महीने में होता है, रमजान और ईद उल फितर तारीख अलग अलग है, नवरात्रि और दुर्गा पूजा सितंबर अक्टूबर महीने में होता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में होता है। विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक समुदाय के द्वारा साझा किए जाने वाले त्यौहार। नए साल का दिन क्षेत्र या धर्म पर परवाह किए बिना विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिवाली एक हिंदू त्यौहार होने के बावजूद यह जैन, सिख और कोई गैर हिंदुओं द्वारा भी मनाया जाता है। क्रिसमस हालांकि एक ईसाई का अवकाश है, ये विभिन्न धर्मों और धर्मनिरपेक्ष समुदाय के लोग के द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। होली मुख्य रूप से एक हिंदू त्यौहार है, लेकिन महत्वपूर्ण भारतीय आबादी वाले क्षेत्रों में भी धर्म का लोग उनका आदर करता है। ईद उल फितर जबकि मुख्य रूप से एक इस्तेमाल छुट्टी है, उसे अक्सर विभिन्न समुदाय में अन्य धर्मों का लोग भी द्वारा मनाया और स्वीकार किया जाता है। ये त्यौहार विभिन्न सांस्कृतिक और धर्मों के बीच सांप्रदायिक भावना और समझ का बढ़ावा देता है। आपको क्या लगता है कि विविधता के समृद्ध विरासत के साथ भारत में रहना आपके जीवन में क्या जोड़ता है? विविधता के समृद्ध विरासत के साथ भारत में रहना जीवन में कोई समृद्ध अनुभव जोड़ता है। विभिन्न सांस्कृतिक भाषाओं और धर्म परंपराओं को संपर्क से सहिष्णुता, समझ और मनोभेद के प्रति सराहना की गहरी भावना पैदा होती है। यह खुले दिमाग और अनुकूलनशीलता और प्रदर्शित करता है, क्योंकि आप विभिन्न रीति रिवाज और प्रथाओं पालन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जीवित त्यौहार, विविध व्यंजन और ऐतिहासिक समृद्ध अतीत और वर्तमान एक अनूठा मिश्रण प्रदान करते हैं, जो किसी सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ते हुए कुल मिलाकर ये एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में नहीं रहते हुए वैश्विक संप्रदाय से जुड़े होने की भावना पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको लगता है कि अनेकता में एकता शब्द भारत के वर्णना करने के लिए एक उपयुक्त शब्द है? आपको क्या लगता है कि नेहरू अपने पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ऊपर उद्धृत वाक्य में भारतीय एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, अनेकता में एकता शब्द भारत का उपयुक्त वर्णना या अपना विशाल सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों और बावजूद एकीकृत राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने की भारत की क्षमता का चरण दर्शाता है। यह वाक्य दर्शाता है कि किसी विभिन्नता समुदाय शांतिपूर्वक यह अस्तित्व में रहते हैं और अपनी विशिष्ट पहचान और साझा के मूल्यों दोनों का जहन मनाते हुए देश के समग्र ढांचे में योगदान करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने उस विचार पर जोर दिया कि भारत के व्यापक विविधता के बावजूद एक गहरी अंतर्निहित एकता है जो उसके लोगों के साथ बांधती है। नेहरू का दावा भारत की राष्ट्रीय पहचान की ताकत और लचीलेपन पर प्रकाश डालता है, जो सदियों से आपसी सम्मान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपनेपन का सामूहिक भावना के माध्यम से विकसित हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एकता मतभेद और एकरूप करने के बारे में नहीं एक बल्कि एक समाजपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए उन्हें गले लगाने के बारे में है। जालियनवाला बाग का हत्याकांड के बाद गाई गई कविताओं को उस पंक्तियों का रेखांकित करें जो आपके अनुसार भारत के आवश्यकता एकता के दर्शाता है। वो पंक्तियों जो भारत का आवश्यक एकता और को दर्शाता है। आज हिंदू और मुसलमानों को खून एक साथ बहता है। यह
पंक्तियों भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच साझा पीड़ा और एकजुटता का रेखांकित करते हैं। उप 3 और त्रासद के सामने एकता और उजागर कर देते हैं। भारत में कोई अन्य क्षेत्र चुने और वहाँ पाए जाने वाले विविधता और प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का समान अध्ययन करें। क्या ये इतिहास और भौगोलिक कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? कैसे? वर्णना करें। उत्तर, आइए इसकी विविधता और प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का समान अध्ययन के लिए उत्तर और भारत में पंजाब के क्षेत्रों पर विचार करें। भौगोलिक कारक, स्थान और भूभाग। पंजाब भारत का उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इस क्षेत्र में विशेषतः उसके उपजाऊ मैदान, मुख्य रूप से उसमें बहने वाले 5 नदियाँ ब्यास, रवि, सतलुज, चेनाब और झेलम के कारण। उपजाऊ भूमि ने पंजाब को एक कृषि केंद्र बना दिया, जैसे अक्सर भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। जलवायु, पंजाब के गर्म ग्रीष्मकाल, ठंडी सर्दियाँ और मानसून के मौसम के साथ महाद्वीपीय जलवायु का भी अनुभव होती है। विविध जलवायु का गेहूँ, चावल, गन्ना और कपास सहित विभिन्न फसलों का समर्थन करते हैं। ऐतिहासिक कारखाना, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा होने के कारण पंजाब का एक समृद्ध प्राचीन इतिहास है। यह वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान भी एक प्रमुख केंद्र था। इस क्षेत्र में यूनियन सितियों का सहित कई आक्रमण और प्रवास देखे गए हैं। खून और तुर्क, सिख धर्म। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी द्वारा सिख धर्म का जन्म ने पंजाब के सांस्कृतिक और धार्मिक परिचय के महत्वपूर्ण रूप के प्रभावित किया। सिख धर्म ने समानता, न्याय और सांप्रदायिक सेवा के मूल्यों और बढ़ावा दिया, जिसने क्षेत्रों के सामाजिक ताने बाने का अवसर दिया। औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान पंजाब जालियांवाला बाग, नरसंहार जैसे प्रतिरोध और विद्रोह का एक प्रमुख स्थल था। उस क्षेत्र ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का योगदान दिया। भारत का विभाजन, 1947 में भारत का विभाजन का पंजाब पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे हिंदू और सिखों के पाकिस्तान से और मुसलमान के पाकिस्तान में प्रवास के कारण महत्वपूर्ण जनसंख्यीय बदलाव हुए थे। उस घटना के समुदाय पुनर्निर्माण में लचीलेपन और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना की बढ़ावा दिया। ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के बीच संबंध, कृषि और आक्रमण। पंजाब के उपजाऊ मैदानों पर पूरे ऐतिहासिक विभिन्न आक्रमणकारियों और बसने वाले को आकर्षित किया, जिससे सांस्कृतिक परंपराओं और प्रथाओं का पिघलना शुरू हो गई। समृद्ध कृषि आधार ने बड़ी आबादी पर विविध समुदायों का समर्थन किया। व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान। व्यापार के मांगी के साथ पंजाब के रणनीतिक स्थिति ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और विभिन्न रीति रिवाज, भाषाओं और धर्म मिश्रण का सुविधा प्रदान करी। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। पंजाब के भौगोलिक केंद्रीयता और समृद्धि ने सिख धर्मों के उद्भव और प्रसार के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की, जिससे विविधता के बीच एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सामंजस्य का बढ़ावा दिया। विभाजन और लचीलापन। विभाजन के ऐतिहासिक घटना पाकिस्तान के साथ नई सीमा की भौगोलिक निकटता से प्रभावित होकर जनसंख्यीय परिवर्तन लेकर आई, जिनसे सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध किया और लचीलापन और एकता की भावना की बढ़ावा दिया। निष्कर्ष, पंजाब के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक के आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्रों के विविधता के प्रभावित करते हुए उपजाऊ भूमि ने विभिन्न सभ्यताओं और आकर्षित किया है। रणनीतिक स्थान के सांस्कृतिक आदान प्रदान की भी सुविधा प्रदान की है। ऐतिहासिक घटनाओं ने सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार दिया और सभी पंजाब में पाए जाने वाले विविधता के समृद्ध टेपोस्ट्री को योगदान दिया। धन्यवाद।